अब जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल राइट। और मेरी देखो कोशिश रहेगी इसमें कितने पेपर है, 19 है, मैं 50 तक कंप्लीट करके सोऊं और कल भी 50 कर दूं, नेक्स्ट 50 कर दूं, तो 3 दिन में मुझे ख़त्म करना है। देर इज़ फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे बाद में कभी। इसमें क्या है कि 50 जो सेकंड फर्स्ट तो मैंने आपको बताया ये था आपका आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। फिर था सेकंड मैंने आपको बताया वो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। थर्ड है आपका 12 से लेके और 35 तक। उसके बाद डीपीएसपी फोर्थ में आ जाते हैं। फिर आपके फंडामेंटल ड्यूटी 4A में आ जाते हैं। सॉरी मैं कहीं कहीं मैं क्या करता हूँ स्पीड में 14 बोल देता हूँ, 4 बोल, उसका आप नेगलेक्ट किया करो। देखो ह्यूमन एरर होते रहते हैं, थोड़ा स्पीड में जाने की कोशिश रहती है तो मैं स्पीड में चलता रहता हूँ, पर मुझे याद है 4A उसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोलते हैं, ये सारे इसे डीपीएसपी बोलते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं पार्ट थर्ड पढ़ने वाले हैं 12 से लेकर 35 तक, ये फंडामेंटल राइट है। और जो बोरो किया गया यूएस से बोरो किया गया। अब मैंने आपको बताया था डीपीएसपी कहाँ से बोरो किया गया है वो आपको बताना है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से बोरो की है प्लीज़ कमेंट में ये चीज़ बतानी है। तो ये यूएस से, देखो याद कैसे होते हैं, बच्चे कहते हैं मुझे याद नहीं रहता, ऐसे तो याद होते हैं। आपने बताया यूएस से लिया गया है तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई हैं, डीपीएसपी कहाँ से लिए गए, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये बोरो किया गया यूएस से बोरो किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था मोस्ट क्रिटिसाइज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, मतलब कि अगर इनको वायलेशन होता है आप उस कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। साथ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जैसे मेंशन है राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 तक, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 तक, राइट फ्रीडम एंड रिलीजन 25 से 28 तक, कल्चर एंड एजुकेशन राइट 29 से 30 तक, राइट टू प्रॉपर्टी 31 में, इसमें से कुछ डिलीटेड किया गया था इसको 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। अब मुझे 1978 कैसे याद है क्योंकि 4 और 4 8 होते हैं तो 8 को डिलीट किया गया था। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आपको मतलब कुछ कोर्ट में जा सकते हो, रिट्स इसके अंदर होती हैं, ये सारी चीज़। तारीख आती है 1978, ईयर आता है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया जाता है फंडामेंटल राइट्स के अंदर से। नाउ इट इज़ ए लीगल राइट, ये अब लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, पर है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही। आर्टिकल 300A के अंदर आता है, पार्ट 12 के अंदर आता है। तो जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है ये लीगल राइट है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, पर फंडामेंटल राइट नहीं है। नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट आर द 6 एट ए प्रेजेंट, जो प्रेजेंट है, जो स्टार्टिंग में कितने थे वो 7 थे फंडामेंटल राइट, 7 उसमें डिवाइड थे और अब 6 ही बचे हैं। स्टेट इम्पोज कर सकते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, मतलब कि एब्सोल्यूट तो नहीं है, स्टेट कुछ भी चेंज कर सकती है इनके अंदर, ठीक है, पर बट क्वालिफाइड मतलब ये चीज़ है। एक मिनट, ये सारी इसके अंदर चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें आती हैं एक्सेप्ट जो फंडामेंटल राइट है जो गारंटीड अंडर 20 या 21 रिमेन द फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडिंग ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। मतलब सारे फंडामेंटल राइट क्या है वो जैसी नेशनल इमरजेंसी घोषित होती है सब खत्म कर दिए जाते हैं, एक्सेप्ट 20 और 21 बचता है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन, ये जब भी सस्पेंड होगा ओनली व्हेन द डिक्लेयर द ग्राउंड ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रीगेशन नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म रिवेलियन, मतलब कि कोई एक्सटर्नल वार होगी तभी ये खत्म होगा। देखो नेशनल इमरजेंसी है, आगे जब इमरजेंसी पढ़ेंगे उसमें पता लग जाएगा कितने टाइप की होती हैं, और उसमें भी जो नेशनल इमरजेंसी होती है कितने टाइप की होती है, वो एक्सटर्नल वार से है, इंटरनल से है, आर्म रिबेलियन है। ये आर्म रिबेलियन को इंटरनल पहले इमरजेंसी होती थी उसको हटा के आर्म रिबेलियन कर दिया गया था, तो ये भी है आर्म रिबेलियन के ग्राउंड पे नहीं होगी, नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म रिबेलियन। जो होगी अगर नेशनल इमरजेंसी होगी वार पे और एक्सटर्नल एग्रीगेशन से, बाहर से दूरी, बाहर से वार हुई है किसी हमारी कंट्री पे, तो ही आर्टिकल 19 का खत्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ये भी याद रखना है। आर्टिकल 12 क्या करता है, एक्सप्लेन करता है स्टेट क्या क्या है। स्टेट के अंदर क्या कहता है, गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव, ऑल लोकल अथॉरिटी जैसे म्यूनिसिपैलिटी, पंचायती राज, डिस्ट्रिक्ट और बोर्ड। तो आपको क्या याद दिखा, ये 3 टायर स्ट्रक्चर है। देखो पहले तो सेंट्रल हो गया, फिर स्टेट हो गया, फिर लोकल हो गया, तो 3 टायर स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है ये बोलते हैं। तो ये तो सारे ही हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्सेट्रा। अदर स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो LIC, ONGC सब कुछ इसके अंदर आता है। द एक्शन ऑफ द स्टेट जो है सब पे चैलेंजेस किया जाता है, अगर वायलेशन करती है फंडामेंटल राइट को सबको आप चैलेंज कर सकते हो, ऐसा प्रावधान है। आर्टिकल 13 क्या बोलता है, स्पीडली जाऊँगा मैं,
रिवीजन है। आर्टिकल 13 क्या बोलता है, ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा, अब इस पीडीएफ को देख लेना। आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि मतलब इसमें क्या, डिकोरेंट टू एनी ऑफ द फंडामेंटल शैल बी वॉइड। ठीक है, इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है कि ऑल द लॉ अगर इनकंसिस्टेंस है विद द डिक्लेरेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। द आर्टिकल एक्सप्रेस ये करता है कि प्रोवाइड करता है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। डॉक्ट्रिन है जुडिशियल रिव्यू की, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट 32 के अंदर है, हाई कोर्ट के अंदर 226 के अंदर दी गई है। डिक्लेयर द लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ, अगर वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकता है किसी भी लॉ को। द वर्ड जुडिशियल रिव्यू नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी याद रखना है जो वर्ड है आपका जुडिशियल रिव्यू, ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। पानी पी लो। तो ये वर्ड कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। राइट टू इक्वलिटी, अब स्टार्ट होता है राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 तक जो आते हैं। 14 बोलता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, क्या कि सबका समान अधिकार है और सबको इक्वल प्रोटेक्शन देगा लॉ सबको। इक्वल बिफोर द लॉ जो है ये एक स्पेशल प्रिविलेज है इन द फेवर ऑफ एनी पर्सन, मतलब कि एब्सेंस है किसी भी चीज़ का, स्पेशल प्रिविलेज का किसी भी पर्सन, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे कुछ भी हो, सबके लिए इक्वल है लॉ के सामने सब। नोट, इक्वल बिफोर द लॉ हमने कहाँ से लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने टेक ओवर किया। तो बी फॉर बिफोर मैंने ऐसे याद किया हुआ है क्योंकि कन्फ्यूजन होता है, दूसरा अमेरिकन से आएगा ना। तो बी फॉर बिफोर, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर द इक्वल सर्कमस्टांसेस, मतलब आप ये देखो किसी के पास खाने के लिए नहीं है, उसने कुछ चीज़ चुराई खाने के लिए, किसी के पास खाने के सब कुछ है तब भी उसने चीज़ चुराई, तो आप कंडीशन देखो ना, वहाँ पे बैठ के आप कंडीशन देखो कि इसके पास खाने के लिए नहीं था, क्या वो मरता, उसने कोई उठा ली तो वो उसमें उसके हिसाब से उसको माइनर सज़ा दी जाएगी। अगर कोई किसी को मार देता है सेल्फ डिफेंस में तो उसको सज़ा नहीं मिलती है ना, अगर कोई जानबूझ के मारता है तो वो इक्वल सर्कमस्टेंसेस देखे जाते हैं, ये सारी चीज़ इक्वल सर्कमस्टेंसेस। तो इक्वलिटी रहेगी, ट्रीटमेंट इक्वल रहेगा और इक्वल सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं। तो ये है, ये कहाँ से लिया हमने, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ ये ब्रिटिश से लिया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने यूएस से लिया है। आर्टिकल 15 आता है, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, प्रोहिबिट किया जाता है डिस्क्रिमिनेशन करने से ऑन द ओनली वर्ड है, तो ये याद रखना कौन कौन सी वजह से, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ ऑफ द प्लेस, मतलब जिस इंसान का कहाँ पे बर्थ हुआ है उसकी प्लेस पे। तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 चीज़ों पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। किसी भी चीज़, कहीं उसको जाना हो, किसी होटल में जाना हो, किसी पार्क में जाना हो, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते इस बेसिस पे। कुछ एक्सेप्शंस है, देखो एक्सेप्शंस है, स्पेशल कुछ चीज़ें रहते हैं, प्रोविज़न रहते हैं चिल्ड्रन और वुमेन के लिए कि यहाँ पे चिल्ड्रन नहीं आ सकते, वुमेन नहीं आ सकती। सोशल इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, तो उनके कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं इन सब चीज़ के लिए, वो हम बाद में पढ़ेंगे, बस आपको याद रखो। फिर आता है रिजर्वेशन ऑफ EWS एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ये 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था, और जो 10% रिजर्वेशन दिया गया था इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। देखो अभी इसमें क्या क्या है, शेड्यूल ट्राइब्स है, कास्ट है, बैकवर्ड क्लास है, वुमेन है और चिल्ड्रन है, पर ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, ये भी हमने बाद में इसमें ऐड कर दिया 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाके, इसमें EWS को प्रावधान दिया गया था। ये सारी हो गई। अब क्राइटेरिया कुछ ले डाउन है EWS के लिए, कैंडिडेट एनुअल फाइनेंशियल इनकम 8 लाख से कम हो, हिज फैमिली इज नॉट मोर देन 5 एकड़ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर, 5 एकड़ से एग्रीकल्चर की लैंड ज़्यादा ना हो, रेसिडेंस जो घरेलू प्लॉट होते हैं वो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का, कहीं रेसिडेंस फ्लैट ना हो, उसका फ्लैट एरिया उसका 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का ना हो, जो रेसिडेंट प्लॉट है उसके पास एरिया में वो 100 स्क्वायर फीट के यार्ड से ज़्यादा का ना हो, नोटिफाइड जो म्यूनिसिपलिटी एरिया में कोई प्लॉट उसने ले रखा है रिहायशी इलाके में, शहरी इलाके में, वो 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा का ना हो, और रेसिडेंट जो प्लॉट है एरिया इन द 200 स्क्वायर यार्ड का नॉन म्यूनिसिपल एरिया में, कहीं पे भी आपने ले रखा है, गांव में ले रखा है, कहीं भी जहाँ पे म्यूनिसिपल एरिया नहीं है, तो वो 200 यार्ड से ज़्यादा का ना हो, म्यूनिसिपल में 100 यार्ड से ज़्यादा का ना हो, 5 एकड़ से ज़्यादा लैंड ना हो आपके पास, 100 स्क्वायर फुट से ज़्यादा का आपका फ्लैट ना हो जहाँ भी आप रहते हैं, और आपकी इनकम 8 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप EWS के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये भी इसमें ऐड किया गया था। आर्टिकल 16 ये क्या बोलता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो यानी कि आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, सबके लिए इक्वल प्रावधान दिया गया है किस चीज़ के अंदर, कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, पर कुछ स्पेशल प्रिविलेज हैं वो आर्टिकल 16(4) में दिए गए, एम्पावर करता है स्टेट में के स्पेशल प्रोविजन, रिजर्वेशन जो दिया जाता है तो वो स्पेशल बैकवर्ड क्लास को, सिटीजन को, इन सबको दिया जाएगा, नॉट एडुकेटेड रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस ऑफ द स्टेट, जैसे ST SC OBC वुमेन है, ये एडुकेटेड रिप्रेजेंटेड
रिप्रेजेंटेशन नहीं रहती है तो उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाता है। 1979 में सेकंड जो बैकवर्ड कमीशन आया था, बीपी मंडल आया था, आर्टिकल 340 इन्वेस्टिगेशन कंडीशन जो सोशल जो बैकवर्ड क्लासेस है उसको चेक किया गया था और रिजर्वेशन 27% जॉब में दिया गया था। किसको दिया गया था? जो ओबीसी को ऐड किया गया था। फिर आपकी रामनंदा कमेटी आई थी, आइडेंटिफाई किया था, जिसने क्रीमी लेयर को ओबीसी के अंदर उसको एक्सेप्ट किया गया। और फिर 1993 में नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया था, 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 में आया था, इंस्टीट किया गया था 330B को। और लास्ट में जो आया है 103 से EWS को भी रिजर्वेशन दिया गया है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो ये कुछ सारी चीज़ें एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप आर्टिकल 16 भी क्या होता है, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। देखो सारे ये तो हैं ही उसके अंदर, पाँचों के पाँच ये तो हैं ही, जो 15 में है ये तो पाँचों के पाँच हैं, उस बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इसमें एक स्पेशल चीज़ हो रहा है ना, डिसेंट भी ऐड किया गया है, तो बस वो याद रखना। ये पांचों तो हैं ही उसमें, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें एक डिसेंट और ऐड कर लेना, ये एक्स्ट्रा दिया गया है 16 के अंदर, पॉलिटी बुक उठा के देख सकते हैं। फिर आर्टिकल 17 आता है, ये आता है 17 मीन्स खतरा। 17 ऐसे बोलते हैं खतरा। खतरा कब होता है? किसी चीज़ को टच करने पे लिखा रहता है ना, ट्रांसफार्मर के बाद इसको डेंजर टच ना करें, तो ये अनटचेबिलिटी के लिए इसको प्रोहिबिट किया गया। इस प्रैक्टिस को हमारे इंडिया में ये ऑफेंस में डाला गया है, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 को इन द ईयर ऑफ 76 इसको रीनेम किया गया सिविल राइट एक्ट 1955, इसको रीनेम कर दिया गया है क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता था बोलने में अनटचेबिलिटी, तो इसको सिविल राइट एक्ट 1955 कर दिया गया अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल। ये सबके लिए अवेलेबल है। प्राइवेट इंडिविजुअल देखो इसमें स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या आते हैं, ये राइट्स उन्हीं के ऊपर काम करते हैं, पर नहीं 17 एक ऐसा एक्ट है वो इंडिविजुअल भी अगर अनटचेबिलिटी करते हैं तो उनके ऊपर भी इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू टेक ए नेसेसरी एक्शन टू इंश्योर द राइट इज नॉट वायलेटेड। तो स्टेट को स्टेप लेने होंगे, तो आर्टिकल 17 भी सबके लिए अप्लाई है। फिर आता है 18, ये अनटचेबिलिटी। 17 मीन्स खतरा, अनटचेबिलिटी। अब अनटचेबिलिटी 18 क्या बोलते हैं? अबॉलिशन ऑफ टाइटल ऑफ एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमी। जो भी टाइटल लेके घूमते हो ना, महाराजा धीराजा तरास सिंह के पुत्र आ रहे हैं, ये कोई टाइटल नहीं है। एक्सेप्ट जो मिलिट्री हैं, ये कोई एकेडमी में आपको मिला है, कैप्टन, ये सब मिला है मेजर का, इनको टाइटल माना जाएगा और सारे टाइटल अबॉलिश किए जाएंगे। फिर कुछ स्पेशल उसके अंदर प्रोविजंस है कि अगर कोई विदेश का है वो इंडिया में आया है तो वो टाइटल ले सकता है विद मतलब परमिशन ऑफ द, किनकी लगेगी क्या लगेगी वो अलग अलग चीज़ें हैं, पर कोई टाइटल हमारे सारे टाइटल अबॉलिश हैं एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमी, याद रखो। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक जो राइट टू फ्रीडम आपकी दी गई है, आज़ादी आपको, जो प्रोटेक्शन है 6 इसके अंदर आर्टिकल 19 में 6 आपको राइट्स दिए गए हैं प्रोटेक्शन के। क्या क्या है इसके अंदर? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जैसे आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन करोगे तो ठीक है, आपको आज़ादी है हमारे भारत में बोलने की और एक्सप्रेस करने के अपने हिसाब को, पर इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ आपको बताऊंगा। फ्रीडम किस चीज़ की है वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू मतलब कि माउथ से बोलने की, राइट करने की, पेंटिंग बनाने की, पिक्चर बनाने की, किसी भी मैनर में अपने आप को एक्सप्रेस करने की। और भी क्या चीज़ें? राइट टू असेंबली, पीसफुल एंड विदाउट आर्म। आप क्या कर सकते हैं? असेंबली कर सकते हैं पीसफुली, पर कोई इसमें आर्म्स नहीं लेके आना है, विदाउट आर्म्स लेके आने हैं। राइट टू फॉर्म ए एसोसिएशन, कोई एसोसिएशन बना सकते हैं। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत की टेरिटरी में कहीं भी आप घूम सकते हैं। राइट टू अब्रॉड जो जाने का है वो आर्टिकल 21 के अंदर आता है, राइट टू लाइफ के अंदर, पर इसके अंदर क्या आता है? इंडिया के मूविंग की। राइट टू डिसाइडिंग और शेल्टर एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, कहीं भी आप रह सकते हैं। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशनल, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी बिजनेस आप करना चाहते हैं। राइट टू एक्वायर, होल्ड, डिस्पोज द प्रॉपर्टी, ठीक है ना, तो वो भी था पर इसको डिलीट कर दिया गया था 44 से, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी, आपका राइट टू जो प्रॉपर्टी था आर्टिकल 31 में वो खत्म कर दिया गया था, उसको लीगल राइट बना दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है पर फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था, तो इसको खत्म कर दिया गया था। तो अब आपके पास कितने 1 2 3 4 5 तरीकों के हैं, पहले 6 होते थे, 5 तरीकों के आपके पास राइट है आर्टिकल 19 के अंदर आपको दे रखे हैं। कि क्या आप असेंबली कर सकते हो, असेंबली करके नहीं, पहले एसोसिएशन बना सकते हो, ठीक है ना, एसोसिएशन बना के असेंबली कर सकते हो, किसी भी इंडिया में उस असेंबली को ले जा सकते हो। मैंने ऐसे याद किया हुआ है, असेंबली किसी भी ले जा सकते हो, कहीं भी उस असेंबली को रख सकते हो, कहीं भी मतलब रह सकते हो और कुछ भी वहाँ रह के काम कर सकते हो। तो ये सारे आपके क्या हैं? ये सारे आपके राइट्स हैं। आर्टिकल 20 क्या बोलता है? रेस्पेक्ट ऑफ आपको कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसिव, ठीक है, नो एक्सपेक्ट
लेजिस्लेशन मतलब एक्सपेक्टो मतलब जब तक कोई लॉ नहीं बन जाता उससे पहले आप सज़ा किसी को नहीं दे सकते। ये नहीं बोल सकते कि आपने वायलेशन किया है पहले लॉ बनाओ, नो एक्सपेक्टो लेजिस्लेशन कि लॉ बनाने के पहले ही आप सज़ा दे दो, नहीं। नो ड्यूजल पैडी, एक आदमी को सज़ा होगी तो बार बार उसी केस पर से बार बार सज़ा नहीं, ये चीज़ है। नो सेल्फ इंक्रीमेशन मतलब कोई आदमी अपनी गवाही खुद नहीं दे सकता, उसके लिए मतलब कुछ सबूत अगर चाहिए उसे मानना है। ये सारे आर्टिकल प्रोटेक्शन दिया गया है, रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेक्शन द फॉर ऑफेंसिव, ये सारे हैं। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ विद पर्सनल लाइबिलिटीज़ में दिया गया, क्योंकि राइट टू लाइफ आपका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ मैं आपसे एक चीज़ करूँगा, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, डिसेंट इन्वायरमेंट, प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, आपके पास है फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर, ये सारा इसके अंदर रखा गया है। ये एक बार जाके आप सारे उसके पढ़ लेना पॉलिटी बुक से, इसमें ऐड नहीं किए गए हैं। फिर आता है आर्टिकल 21A, इसको ऐड किया गया था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन किया गया था सब बच्चों के लिए, ठीक है ना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सब बच्चों के लिए, पर उसमें कुछ चीज़ें हैं किस किस के लिए किया गया था। ऑल द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की डेफिनेशन है 1 से 14 तक। द प्रेजेंट जो आर्टिकल है 45 जो है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब ऐड किए गए थे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। इट वॉज मेड ए फंडामेंटल राइट कम टू फोर्स इन 1 अप्रैल 2010। आपने पढ़ा होगा राइट टू एजुकेशन, ये 2009 में आई थी, ठीक है। उसी टाइम पे सारे आर्टिकल एक्ट भी कहीं ना कहीं ऐड किए गए थे। दिस वॉज द प्रेजेंट इन 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। इट वॉज मेड ए फंडामेंटल राइट, देखो फंडामेंटल राइट इसको बनाया गया, ठीक है। फोर्स हुआ 1 अप्रैल 2010 से। आप पढ़ोगे राइट टू एजुकेशन जब आया था तो तब ये फंडामेंटल राइट और DPS में भी ड्यूटीज़ में सब में ऐड किया गया था। आगे बताऊँगा क्या क्या आता है। आर्टिकल 22 क्या होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है, ठीक है, तो पुलिस को बताना होगा। और वो प्यूनेटिव डिटेंशन है, एक होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन, एक होती है प्यूनेटिव डिटेंशन। प्यूनेटिव मतलब पहले आप कोई गलती करोगे, उसके बाद आपको पुलिस पकड़ने आएगी तो वो आपको बताएगी, राइट टू इन्फॉर्म करेगी किस ग्राउंड पर आपको अरेस्ट कर रहे हैं, आपको लीगल कोई वकील आप कर सकते हैं, और आपको प्रोड्यूस करना होगा विद इन 24 आवर्स के टाइम में मजिस्ट्रेट के सामने। प्लस वो टाइम ले सकती है, जैसे मुझे पकड़ा तमिलनाडु में और दिल्ली में मेरा केस है, दिल्ली लेके आना है, 24 घंटे तो नहीं ला सकते, तो प्लस ट्रैवलिंग टाइम और प्लस 24 आवर, तो इनको बीच में करके आपको करना होगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। आपको थाने में या कहीं नहीं रख सकती पुलिस। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन है तो आपको पहले ही शक होने पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है, कोई आपको चीज़ें नहीं दी जाएंगी और आपको 3 महीने तक वो डिटेन कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी ट्रायल। ये ऐसा है जैसे रॉलेट एक्ट आया था ना, 1 साल तक अंदर रख देते थे, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। उसके बाद तो जलियांवाला बाग में इसी की वजह से वहाँ पे सब हुआ था कि ये ब्लैक लॉ है, काला कानून है, ये है वो है, तो रॉलेट एक्ट की वजह से वहाँ पे गैदरिंग हुई थी। उसके बाद जो डनरल डायर थे उन्होंने उनके ऊपर गोलियाँ चलवाई थी, ठीक है। 6 अप्रैल अभी जो निकला है ये तो, ठीक है ना, तो तब हुई थी। फिर राइट टू अगेंस्ट द एक्ट, आपको एक्सप्लॉइटेशन, आप एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते, ये 23 से 24 में डाला गया है। जो 23 है ये ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, उसको रोकना है और फोर्स लेबर को रोकना है। आर्टिकल 24 है जो बच्चे जो एम्प्लॉयमेंट करते हैं ना फैक्ट्री में, उनको रोकना है, तो आर्टिकल 24 में ये है। फिर आता है राइट टू रिलीजन, 25 से 28 तक है। ऑल द पर्सन है इक्वल एंटाइटलमेंट, सब पर्सन के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी अपने धर्म को मानने की, कॉन्साइज करने की, फ्रीली उसको मानने की, प्रोफेस करने की, प्रैक्टिस करने की, प्रोपोगेट करने की, अपने रीजन को बढ़ाने की। प्रोपोगेट डज नॉट इंक्लूड द फोर्स कन्वर्जन। आप ये नहीं आप धर्म को बढ़ा रहे हो तो आप किसी की ज़बरदस्ती उसको धर्मांतरण कराओगे, ये नहीं बोलता हमारा। आपको करना चाहता है तो अपनी मर्जी से कर सकता है। आर्टिकल 26 क्या बोलता है, फ्रीडम टू मैनेज अ रिलीजियस अफेयर। कोई भी फ्रीडम टू मैनेज ए रिलीज, अपने जो आपके रिलीजियस अफेयर है, कुछ भी है, ईद मनाना है, अपने रिलीजियस अफेयर है, अपने हिसाब से आप मना सकते हो। इस्टेब्लिश टू मेंटेन द इंस्टीट्यूशन फॉर द रिलीजियस के हिसाब से आप चला सकते हो, चैरिटेबल पर्पज से। आउन एक्वायर द मूवेबल और आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी आप मूव कर सकते हो पैसा वैसा, और इमूवेबल जो बनी हुई है मूव नहीं कर सकते, वो अपने हिसाब से मैनेज करो। राइट टू एडमिनिस्ट्रेट देयर प्रॉपर्टी, अपनी चीज़ को, अपने धर्म को अपने हिसाब से चलाओ, अपनी जो आपकी धार्मिक चीज़ें हैं उनको अपने हिसाब से मैनेज करो। ये सारा बात है 26 में। 25 में आपको अपने हिसाब से अपने धर्म को मानना है, फ्रीली मानना है, प्रोफेस करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रोपोगेट करना है, बढ़ावा देना है। 21 आता है कि फ्रीडम फॉर अ टैक्सेशन और द प्रमोशन ऑफ रिलीजन, तो फ्रीडम दी गई है, टैक्सेशन नहीं लगेगा, प्रमोशन कर रहे हैं रिलीजन्स का। नो पर्सन शैल बी कंपेटेड टू पे द टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 28 में फ्रीडम दिया गया, फ्रीडम टू अटेंड ए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। आपको पास अटेंडिंग है कि कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन करने का। नो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन शैल बी प्रोवाइड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय द स्टेट। जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है
जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं जो रिलीजियस से जुड़े हुए हैं, अगर उसे स्टेट मूव कर रही है, स्टेट फंडेड कर रही है, तो उसमें कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। ये भी याद रखना, एनी इंस्टीट्यूशन अगर होली पूरा मेंटेन स्टेट के फंड से हो रहा है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन परमिटेड इफ दिस एस्टेब्लिश्ड बाय द मतलब ट्रस्ट, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन परमिट जो है इफ इस्टेब्लिश बाय द ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट पर डेवलप कर रहा है तो आप देख सकते हो, और स्टेट का उसमें कोई रोल है तो आप उसमें कोई रिलीजन जो प्रैक्टिस इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, प्रोवाइड नहीं कर सकते किसी भी एजुकेशन फॉर्म में उसके अंदर। आर्टिकल 28(3) नो पर्सन शेल अटेंडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, ये रखना, रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट और रिसीविंग द एड फ्रॉम द स्टेट शैल बी रिक्वायर्ड टू टेक a part of any religious institution that may be the imparted. Such institution attained any religious worship that may be conducted in such institution in the premises attached through unless the person, if a person should be minor and the guidance। देखो ये बहुत लंबा 828 का 3 पार्ट है, पढ़ सकते हो, पढ़ लेना, मैंने वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बताया गया नो पर्सन शैल अटेंड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट रिसीविंग द एड फंड ऑफ द स्टेट शैल बी रिक्वायर्ड टू द टेकिंग इक्वल पार्ट ऑफ रिलीजन इंस्ट्रक्शन। तो मतलब ये चीज़ें हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन है। फिर आता है कल्चर और एजुकेशन राइट, इस 29(30) के अंदर ये क्या बताता है कि राइट टू आप कंजर्व कर सकते हो अपनी लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को, कल्चर को, जो आपके रिलीजन से बेसिस है। ये आर्टिकल 29 प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने रिलीजियस को और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को, अपनी भाषा को बचा सकते हो जैसे है। आर्टिकल 13 बोलता है राइट टू मेंटेन एस्टेब्लिश ए एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो माइनॉरिटी कॉलेज होते हैं जैसे जामिया इस्लामिया हुआ, आपका और भी कॉलेज माइनॉरिटीज़ के होते हैं। ऑल द माइनॉरिटी हैव राइट टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस, तो अपने हिसाब से वो चला सकते हैं, अपने चॉइस के कॉलेज बना सकते हैं। फिर आर्टिकल 31 तो मैंने बताया वो ख़त्म ही कर दिया गया, उसमें कुछ पार्ट हैं ABC करके हैं, राइट टू अब ख़त्म मानो, वो ख़त्म है जो राइट टू लैंड था। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ क्या होती हैं? ये होती हैं आपकी जो सुप्रीम कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होती है, कैन इशू द रिट्स। अगर कोई वॉल्यूशन करता है फंडामेंटल राइट का, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ऐसा आर्टिकल 32 प्रावधान करता है। आर्टिकल 226 बोलता है कि आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट, अगर वायलेट होते हैं तो कोई भी रिट्स जो है, हार्बियस कॉर्पस हुआ, मेंडेमस हुआ, प्रोहिबिट हुआ, स्टैट्यूटरी हुआ, कोई वेंटो हुआ, इनको वो इशू कर सकती है कोर्ट उस बॉडी के खिलाफ। Under Article 359, the Constitution provides the right to move Supreme Court can be suspended during the national emergency। जो मैंने आपको बताया नेशनल इमरजेंसी है तो सारे वॉल्यूम खत्म हो जाना है एक्सेप्ट 20 या 21 के अलावा सारे खत्म हो जाए। 20 या 21 क्या है जो मैंने आपको बता ही दिया है। 20 या 21 जो आपका दे रखा है कि ये वाले तीनों प्रोटेक्शन रेस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंसिव, आपको मतलब ऐसे नहीं कर सकते। 21 क्या है आपका लाइफ को थोड़ी खत्म करोगे, किसी की लाइफ के वो थोड़ी छीन लो, डिग्निटी थोड़ी छीन लो, सांस लेना थोड़ी पानी थोड़ी छीन सकते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं और सारे खत्म हो जाते हैं। और उसमें भी 19 जो है, अगर वॉर एक्सटर्नल वॉर हुई है, एक्सटर्नल भारी वॉर हुई है, बाहर से वॉर हुई है तो ही 19 खत्म होता है, अन्यथा 19 भी रहता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आर्टिकल 32 इज हार्ट एंड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि अगर कोर्ट ही नहीं होगी अप्लाई करने के लिए तो किस बात के कौन सी माने जाएंगे फंडामेंटल राइट, फिर तो माने वाली पुलिस कुछ भी करेगी। इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है आर्टिकल 33 को। तो अब ये रिट्स हैं जो इशू करते हैं। पहली आती है हार्बियस कॉर्पस, तो कितना लंबा है ये प्यास लगने लगी है थोड़ा। हाँ यहाँ तक है, यहाँ तक इसे कंप्लीट करेंगे। आज मेरा टारगेट है 50 आपको पेपर, आप बिना टेंशन लेके सोचिए, मैं 50 पेपर करके इसको आपको जब ही चैन की सांस लूँगा आज मैं। हार्बियस कॉर्पस, देखो हार्बियस कॉर्पस क्या है, प्रोड्यूस करता है, तो प्रोड्यूस द बॉडी, ठीक है ना। इट का मीन्स होता है प्रोड्यूस द बॉडी। हार्बियस का मतलब होता है कि टू प्रोड्यूस द बॉडी। ऑर्डर इशू बाय द कोर्ट और ए पर्सन हु हैव डिटेन अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस द कोर्ट द बॉडी लेटर बिफोर इट द अगेंस्ट द, मतलब कि जो आर्टिफिशियल डिटेंशन है दैट कैन बी इशू द प्राइवेट पर्सन एंड पब्लिक अथॉरिटी। ये क्या करता है कि आपको प्रोड्यूस करो बॉडी को, जो आपके पास है उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, ठीक है ना। डिटेन जो भी आपने पर्सन किया है उसको पेश करो किसके सामने, कोर्ट के सामने, ऐसा बोलता है आपका हार्बियस कॉर्पस। चाहे वो ये दोनों के लिए अप्लाई होता है, प्राइवेट और पब्लिक अथॉरिटी दोनों के लिए अप्लाई होता है। तो पी और पी कर लो, प्राइवेट ऐसे कर लो, प्राइवेट पब्लिक कर लो, दोनों के लिए लागू होता है हार्बियस कॉर्पस। फिर आता है मेंडेमस। मेंडेमस का मतलब होता है टू कमांड। अगर इसके मीनिंग देखोगे, इशू होता है पब्लिक ऑफिस के लिए, तो ये पब्लिक ऑफिस के लिए ही है ओनली। परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी इफ ही फेल टू रिफ्यूज द परफॉर्म। कोई पब्लिक ऑफिस है,
ठीक है, वो फेल हो रहा है, अपनी ड्यूटी निभाने से फेल हो रहा है, ठीक है, तो कोर्ट क्या एक रिट्स निकालती है उसके खिलाफ, मैंडेमस निकालती है, मैंडेमस रिट्स निकालती है, बोलती है कि आप अपनी जो है उसको परफॉर्म करो। दे कैन नॉट बी इशू अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के जो होते हैं, ठीक है, और एनी प्राइवेट मेंबर, तो उनके खिलाफ ये नहीं निकल सकता, और जितनी भी पब्लिक अथॉरिटी है उनके खिलाफ मैंडेमस आ सकता है। ये है प्रोहिबिट टू फॉरबिड। प्रोहिबिट मतलब है इशू द हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट। देखो ये कोर्ट को भेजा जाता है, किसी ट्रिब्यूनल को भेज सकती हैं टू प्रिवेंट द लेटर एक्सीड दिस जुडिक्शन, जो भी है कि डज नॉट पॉसिबल, मतलब जो भी जुडिक्शन है जल्दी से जल्दी करो, आप कहाँ लेके बैठे हो उस चीज़ को, तो उसको प्रोहिबिट करना है, तो उसको प्रोहिबिट करना है कि जल्दी से जल्दी आप कोर्ट को भेज सकते हैं। ये किसको भेज सकते हैं, जो भी नीचे की हाई कोर्ट हो, जो भी आपकी कोर्ट हो, ठीक है ना, हाई कोर्ट्स हो, अपनी मतलब लोअर कोर्ट को, इशू बाय द हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट, जितनी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोलेगा, हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट को सबऑर्डिनेट नीचे बोलेगा, या हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल को बोलेगा, तो अपनी नीचे वाली कि आप जो भी है प्रोहिबिट करना, टू फॉरबिड एक्सीड हिज जुडिक्शन, और जुडिक्शन को जुडिक्शन दैट नॉट बी पोजेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर आता है एक सेट्यूटरी। सेट्यूटरी का मतलब टू जस्टिफाई टू बी इन्फॉर्म, ये इशू किया जाता है हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल के ऊपर भी, ट्रांसफर द केस पेंडिंग बिफोर, ठीक है, स्क्वेस ऑर्डर लेटर इन द केस, की जो आपके सामने पेंडिंग केस, आपका कोई अधिकार नहीं है, उस केस को ट्रांसफर करो हाई कोर्ट के अपर कोर्ट के पास। तो सेट्यूटरी ट्रांसफर के लिए सर्टिफिकेट लेकर और ट्रांसफर का। प्रोहिबिट बिल्कुल प्रोहिबिट करना कि जल्दी जल्दी दो, नहीं प्रोहिबिट करो। मैंडेमस होता है ये आप अपनी ड्यूटी को अच्छे परफॉर्म करो। हार्बियस कॉर्पस होता है कि उस आदमी को जो है उसको बॉडी जो है उसको पेश करो हमारे साथ। आप क्या होता है क्वाय वेंटो, ये क्या होता है, इशू बाय द कोर्ट टू इंक्वायरी इन द लीगलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ पर्सन ऑफ पब्लिक ऑफिस। मतलब कोई आदमी है, उसको पब्लिक ऑफिस में वर्क कर रहा है, पर उसकी जो क्वालिफिकेशन है कुछ भी है, लीगलिटी है, मतलब उसकी उस लायक है ही नहीं वो आदमी उसमें काम करे, तो उसके खिलाफ ये होता है। तो आपने क्या देखा, प्राइवेट के लिए कौन कौन सा होता है, प्राइवेट के लिए हार्बियस कॉर्पस होता है। मैंडेमस जो होता है पब्लिक ऑफिस के लिए होता है, एक्सेप्ट पीएम, गवर्नर, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के, और प्राइवेट के खिलाफ नहीं होता है, सबके खिलाफ होता है पब्लिक ऑफिस में। प्रोहिबिट जो होता है लोअर टू हायर कोर्ट, दोनों ये प्रोहिबिट और सेट्यूटरी लोअर कोर्ट के हायर कोर्ट होता है, और क्वेर वेरेंटो ये भी पब्लिक ऑफिस के लिए होता है। तो पब्लिक ऑफिस के लिए कौन कौन से हो गए आपके, एक तो हो गया आपका मैंडेमस और एक हो गया क्वेर वेरेंटो। सेट्यूटरी दोनों लोअर टू हायर कोर्ट हो गए। ये आप कैसे करना है, एक चार्ट बना लेना, क्वेर वेरेंटो हो गया और आपका कौन सा हो गया, मैंडेमस हो गया, ये क्या पब्लिक ऑफिस के लिए हो गए, पब्लिक ऑफिस के लिए हो गए, और सेट्यूटरी और आपका प्रोहिबिटेड ये दोनों लोअर टू हाई कोर्ट के लिए हो गए, ठीक है। और हार्बियस कॉर्पस बचा वो प्राइवेट के लिए भी और पब्लिक के लिए भी, दोनों के लिए है, पब्लिक के लिए भी है, पब्लिक अथॉरिटी के लिए। तो ये खत्म हो जाता है, हमारे रेट सारे खत्म हो जाते हैं। आर्टिकल 33 आता है, पार्लियामेंट एम्पावर कर सकती है, ऑब्लिगेट कर सकती है, फंडामेंटल राइट फॉर आर्म फोर्स, मतलब पार्लियामेंट क्या कर सकती है, कुछ रीजनल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है आर्म फोर्स। अगर कल को आर्मी वाले बोलने लगे हमें भी बोलने का अधिकार चाहिए, और कुछ भी बोलने लगे अपने हायर ऑफिसर के ऊपर खिलाफ, कुछ भी बोलने की गलत चीज़ है ना, डिसिप्लिन मतलब क्रिएट रखना है आर्मी वार्मी में आपको, तो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन से अलग तरीके से दिए गए हैं, कुछ फंडामेंटल राइट उनके लिए वर्क नहीं करते हैं। जो पैरामिलिट्री फोर्स है, लाइक पुलिस फोर्स है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके लिए बहुत सारे फंडामेंटल उनके लिए लागू नहीं है। द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 33 कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जो लॉ इसके अगेंस्ट बनता है, उनसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हटा दी उनकी, तो आप सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं जा सकते, ऐसा आर्टिकल 33 बोलता है। 34 जो है वो प्रोविज़न देता है कि रिस्ट्रिक्शन लगाता है फंडामेंटल राइट्स का, वाइल जो जब आपकी मार्शल लॉ इन्फोर्स किया जाता है इन द एरिया ऑफ टेरिटरी। अगर कहीं पे आपकी कहते हैं ना आर्मी रूल आ गया, वो मार्शल लॉ आ गया कि यहाँ पे अब आर्मी रूल हो गया, तो वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है फंडामेंटल राइट का। तो ये सारे राइट लगा जाते हैं किसी भी कंट्री में, उसके किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में लगा दिया जा सकता है, तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट की रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, जहाँ पे मार्शल लॉ अप्लाई हो जाता है। आर्टिकल 35 बोलता है पार्लियामेंट मेक ए लॉ टू गिव द इफेक्ट ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट वेस्टेड ओनली इन पार्लियामेंट नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट कोई लॉ बना सकता है, कुछ इफेक्ट लगा सकता है, सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल शैल बी वेस्टेड कर सकता है, ओनली इन पार्लियामेंट में हो सकते हैं, वो स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं हो सकते। एज पर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 35 द पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करता है रेसिडेंट कंडीशन, सर्टेन एम्प्लॉयमेंट में, अपॉइंटमेंट इन द स्टेट यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिकल 16। ये क्या बोलता है, जैसे आपका है, ये नहीं करते कि इस वाली नौकरी के लिए इस जगह का ही आदमी होना चाहिए, ट्राइबल एरिया के लिए ट्राइबल ही आदमी होना चाहिए, और ये आदमी होना चाहिए इस नौकरी के लिए, तो वही सारी चीज़ है।
अब वो वायलेशन कर रहे हैं आर्टिकल 16 की, जो मैंने आपको बताया था, कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस और डिसेंट में नहीं कर सकते, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी। पर नहीं, कुछ स्पेसिफिक प्रोविज़न लगाई जाती हैं कि आपको क्या चीज़ लगाई जाती है कंडीशन, ये जी आईटी सर्विस की जॉब है, इसमें कंप्यूटर साइंस का एक्सपर्ट चाहिए, इस रीज़न के लिए आईटी है, तो हमें इस रीज़न का ही आदमी चाहिए, तो उस पर ऐसी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, पार्लियामेंट कर सकता है, नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता। पार्लियामेंट कैन एम्पावर द लोअर कोर्ट, पार्लियामेंट क्या कर सकता है, एम्पावर कर सकता है लोअर कोर्ट को, अदर देन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, टू इशू द डायरेक्शन ऑर्डर रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ, मतलब कि किसी भी लोअर हाई कोर्ट को, जो आपकी पार्लियामेंट जो होती है लोअर कोर्ट होती हैं, अदर देन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास तो अधिकार है आर्टिकल 32 से 226 से, पर जो लोअर कोर्ट है उनके पास कोई अधिकार नहीं है रिट्स इशू करने का फंडामेंटल राइट के ऊपर। पार्लियामेंट किसी भी लोअर कोर्ट को ये पावर दे सकता है कि आप भी कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ आती है। अब जो आर्टिकल 31 का क्या सिस्टम है, क्या उसका स्टेटस है, जो राइट टू प्रॉपर्टी था जो ख़त्म किया गया था, उसका क्या क्या आज की तारीख में क्या है, वो क्या स्टेटस है। ओरिजिनली फंडामेंटल राइट था, आर्टिकल 91F के अंदर आता था और 31 के अंदर भी आता था, जो मैंने आपको बताया, ये वाला मैंने आपको बताया ना, राइट टू प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं था, ये राइट टू एक्वायर होल्ड डिस्पोजल प्रॉपर्टी आप कहीं भी खरीद सकते हो, इसको 44 में डिलीट कर दिया गया था। पहले ये पार्ट हुआ करता था, पर ये ख़त्म कर दिया गया और आर्टिकल 31 को भी ख़त्म कर दिया गया, पर जो 300 है उसके अंदर इसको ऐड कर दिया गया था, 300A के अंदर पार्ट 12 के अंदर, पर ये राइट टू प्रॉपर्टी उसके अंदर ऐड कर दिया। फंडामेंटल राइट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में है और लीगल राइट भी है। तो 44 में 78 में लेके अबॉलिश कर दिया राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल राइट और रिपील कर दिया इसको, इसके अंदर से भी पार्ट 3 के अंदर से भी। अब ये लीगल राइट है, ऐसे याद रखो, ठीक है, नॉट ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी नहीं है। प्रोवाइड द प्राइवेट प्रॉपर्टी अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव एक्शन बट नॉट अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव एक्शन। जो प्रोटेक्ट है प्राइवेट प्रॉपर्टी का, वो लेजिस्लेचर जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो मंत्री होते हैं, मैं ये प्रॉपर्टी झड़प लूँ, ऐसे नहीं झड़प सकते, एग्जीक्यूटिव नहीं ले सकते, पर कोई लेजिस्लेशन बनाया जाता है कि पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन निकालती है कि यहाँ पे हम ये डेवलप करेंगे तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को कंपेंसेशन दिया जाएगा, वो उसको एक्वायर कर लिया जाएगा, तो वो लेजिस्लेशन प्रोसेस से आप कर सकते हो। रेगुलेट कर सकते हैं, कर्टेल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करना है, इसके लिए ऑर्डिनरी लॉ लाना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया, उसके ऑर्डिनरी लॉ से हम इसे कर सकते हैं। पर्सन कैन मूव द हाई कोर्ट और आर्टिकल 260 बट कैन नॉट मूव द सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता अंडर आर्टिकल, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट तो रहा ही नहीं है, क्योंकि जो रिट्स पावर होती है ना, आर्टिकल 32 जो है और आर्टिकल 226 है, हाई कोर्ट की बड़ी पावर होती है रिट्स इशू करने में, ठीक है ना, अपील करने में हाई कोर्ट की ज़्यादा पावर होती है इन कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ओनली ये जितने फंडामेंटल राइट है इसका वायलेशन है तो ही जा सकते हैं, वो भी इनमें नहीं जा सकते, आर्म फोर्स वालों में, इसमें तो मनी कर रखा है 32 में। तो हाई कोर्ट में आपका लीगल अगर वायलेशन भी हो रहा है किसी लॉ का या फंडामेंटल भी वायलेशन हो रहा है तो दोनों में जा सकते हैं, पर यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स में ही जा सकते हैं वायलेशन में, तो इसकी ज़्यादा होती है, किसी भी हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है आपकी ज़मीन गलत ली जा रही है। फिर आर्टिकल 31A, ये 5 कैटेगरी में लॉ में डिवाइड किया है। चैलेंज इन द, मतलब कि इसे ऐड किया गया फंडामेंटल राइट बाय द आर्टिकल 18 और आर्टिकल 19 डज नॉट इम्यूनाइज द स्टेट फॉर द जुडिशियल रिव्यू अनलेस फॉर द रीजन ऑफ प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। मतलब इसमें क्या बोला गया है 31A में कि आप जुडिशियल रिव्यू तब तक नहीं आ सकता अगर कोई बिल है, जब तक वो मतलब प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन में या फिर एसेंट नहीं मिला, अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तब तक आप जुडिशियल रिव्यू कैसे लाओगे। प्रोवाइडिंग द फ्यूचर कंपेंसेशन और एट द मार्केट वैल्यू, जो आप लैंड एक्वायर कर रहे हो पर्सन की, उसको मतलब फ्यूचर बेस पे, मार्केट वैल्यू के फ्यूचर बेस पे क्या रह सकता है, उसको कंपेंसेशन प्रोवाइड करोगे, ये इसके अंदर ऐड किया गया था। तो ये 31A के अंदर है। 31B के अंदर आता है सेव द एक्ट रेगुलेटिंग इंक्लूड द 9th शेड्यूल। इसमें क्या कहता है, कुछ एक्ट हैं जिनको सेव किया गया 9th शेड्यूल के अंदर, वो ठीक है ना, जो स्कोप है इसको वाइडर किया था 31A को। और IR आपके कोहिलियो केस आया था 2007 में। जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी टेकन एंड पुट, जो 9th शेड्यूल के अंदर जो चीज़ें हैं उनको भी हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ऐड की सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, फर्स्ट प्रोपाउंडेड डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो ऐड किया गया था लैंडा वर्डिक्ट जो आया था केशवानंद भारती का उस टाइम पे। इसमें क्या किया गया था, रेगुलेटिंग किया गया था, इस पर रेगुलेट किया जाता था, सेव किए गए थे कुछ एक 9th शेड्यूल में, वो 31B के अंदर रखे गए थे। फिर एक केस आता है IR कोहिलियो केस आता है, ये याद रखना 2007 में। इसमें क्या करता है, जुडिशियल रिव्यू पावर बढ़ा देता है कि हम किसी भी चीज़ पे जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर है। और कब से कर सकते हैं,
हैं, जो केशवानंद भारती केस था इसका बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया था, जो 1973 के बाद जितने भी चीज़ें 9 शेड्यूल में रखी गई हैं उस पर हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि यहीं पे बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ था, उससे पहले जो हुआ है उस पर हम नहीं कर सकते। तो ये बोला। आर्टिकल 31C इंसर्ट किया गया 25 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 को, ठीक है। इसमें 2 प्रोविजन ऐड किए गए। नो लॉ सीक द इम्प्लीमेंट द सोशलिस्ट डिप्राइव, ठीक है, जो 31(9)(b)(c) के अंदर आगे बताऊंगा, शैल बी वॉइड। नो लॉ कंटेन अ डिक्लेरेशन ऑफ गिविंग द इफेक्ट ऑफ सच ए पॉलिसी एक्वायर इन एनी कोर्ट। द फर्स्ट प्रोविजन क्या 31C का है, दैट बी कॉन्स्टिट्यूशन है वैलिड, एंड सेकंड प्रोविजन क्या है कि डिक्लेयर द अनकॉन्स्टिट्यूशन इनवैलिड थ्रू द केशवानंद भारती केस। तो मैंने आपको क्या बताया कि इसमें क्या है कि ये 39 जब पढ़ेंगे, B-C पढ़ेंगे तभी आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये जो 31C है इसको 25 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में कुछ ऐड किया गया था। अब पढ़ते हैं कुछ मिसलेनियस थिंग। जो कॉन्सेप्ट है मार्शल लॉ का, ये बोरो किया है हमने किससे, इंग्लिश कॉमन जो लॉ है, इंग्लिश के जो ब्रिटिश से, ठीक है। वो बहुत अंग्रेजी की जो मिलिट्री होती है, डिसिप्लिन आर्मी होती थी, और वो इंग्लिश कॉमन लॉ फॉलो करते, तो ये मार्टियल लॉ भी वहीं से बोरो किया है। द वर्ड जो मार्टियल लॉ है इट नॉट डिफाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लिटरली मीन्स मिलिट्री रूल, जो आपकी तारीख में बोलते हैं। जो मार्शल लॉ इम्पोज होता है, रिस्टोर होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द लॉ, कहीं पे कुछ हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए तो वहाँ पे इसको रिस्टोर किया जाता है, मिलिट्री रूल लगाया जाता है। द कॉन्सेप्ट जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये टेकन फ्रॉम यूके। कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यूएस से, देखो बिफोर आ गया तो वो यूके से, यानी कि ब्रिटेन से लिया गया या ब्रिटिश से लिया गया। जो अनटचेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी याद रखना, ये याद रखना। द टर्म ऑफ माइनॉरिटी इज नॉट डिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी डिस्क्राइब नहीं है। जो रिट्स है बोरो किए हैं इंग्लिश लॉ से, दे आर नोन एज द, वहाँ पे क्या बोला जाता है इंग्लिश में, इनको प्रोरोगेटिव राइट रिट्स बोला जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब रिसेंटली पुट्टा स्वामी जजमेंट आया, ये सब कुछ आया, पुट्टा स्वामी जजमेंट आएगा, देखो इसमें कहीं ना कहीं, या PUCL का केस आया 1971 में, राइट टू प्राइवेसी को ऐड किया गया आर्टिकल 21 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट करता है, रूल करता है कि टेलीफोन मतलब कि क्या करते हैं, जो टेलीफोनिक आपके कंजर्वेशन होती थी, मतलब प्राइवेट कर रहा हो विदाउट द इंटरफेरेंस, उसकी प्राइवेसी को ना किया जाए, कि प्रिव्यू किया जाएगा। राइट टू प्राइवेसी इज मैंडेटरी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अनलॉफुल मीन्स टू द फोन टैपिंग, अगर आप अनलॉफुल से फोन टैपिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं प्राइवेसी का वॉयलेशन है और अनडेमोक्रेटिक इन नेचर है। सुप्रीम कोर्ट रूल करता है राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी इंक्लूडेड, ये उसमें इंक्लूड किया गया। पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट भी देना है आपको। इन 2012 में सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करता है कि राइट टू लाइफ विद द लिबर्टी गारंटीड टू द सिटीजन, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी टेकन अवे विदाउट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दूर नहीं कर सकते, ठीक है ना। और इसमें कुछ अथॉरिटी हैं, लाइकली टू बी रिलीजेस ऑफ द बेल नॉट बी रिक्वायर्ड द ग्राउंड ऑफ पासिंग ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर है उस पर ये लागू नहीं होती है क्योंकि उसको गिरफ्तार कर लिया। एज पर द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर RT राइट टू एजुकेशन जो ऐड किया गया, ऑल द प्राइवेट स्कूल्स हैल बी प्रोवाइड 25 रिजर्वेशन टू द पुअर जो स्टूडेंट है अकेडमिक 2012-13 से वो चालू कर दी। जब से राइट टू लाइफ ये आया था, फिर एक डायरेक्शन आता है सुप्रीम कोर्ट का, वो बोलती है कि जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें 25 बच्चे कहीं ना कहीं वो पुअर सेक्शन के पढ़ाए जाएंगे, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। फंडामेंटल राइट अवेल बोथ सिटीजन के लिए, फॉरेन के लिए। अब आपको फॉरेन के लिए बताना है, मैंने ऊपर भी बताया कौन कौन से नहीं होते, जो मैं सिटीजनशिप बताया था। 15, 16, 19, 29, 30 याद कर लो, ये इनके लिए नहीं होते, ये ओनली सिटीजन के लिए होते हैं। और दोनों के लिए जो होते हैं 14, 21 बचे हुए सारे होते हैं। देखो 14 आ गया, 15, 16 खत्म हो गए, 20 हो गया, ठीक है, 19 खत्म हो गया, 21 हो गया, 21A हो गया, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 खत्म हो गया, 30 हो गया, 32 तो वो अलग है, 31 तो ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, 34, 33 से 35 तक वो फिर आर्म फोर्स के लिए हैं, वो हमारे अलग हैं, उसको तो हमारे लिए है नहीं। जो आपके 12 और 13 वो तो इक्वलिटी की बात करते हैं, वो सबके लिए इक्वल है ही। ये है राइट टू आउटसाइड, जो कुछ फंडा जो राइट्स हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर भी रखे गए हैं। पार्ट 3 के क्या क्या आपकी चीज़ें हैं, देखो नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो होंगे ही होंगे, और लीगल राइट्स हैं वो ये नॉन फंडामेंटल राइट है। जैसे नो टैक्स शैल बी लीव और कलेक्ट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द लॉ, मतलब कि कोई भी टैक्स आप कलेक्ट नहीं कर सकते, लीव नहीं कर सकते, बस वो जो अथॉरिटी ऑफ द लॉ है वही कर सकती है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव हिज प्रॉपर्टी शेप द अथॉरिटी ऑफ द लॉ, मतलब किसी पर्सन को आप उसकी प्रॉपर्टी से बाहर नहीं कर सकते एक्सेप्ट कोई लॉ ना बनाओ, ठीक है। जो ट्रेड एंड कॉमर्स जो
कोर्ट्स का है थ्रू आउट द टेरिटरी होगा शैल बी फ्री, इसको 301 में बोला गया। किसी को इंसान पर रोक नहीं लगे कि इस जाति के लोग ट्रेड नहीं करेंगे, नहीं, सबके लिए फ्री है, सबको किसी भी कर सकते हैं। कुछ की नोट्स हैं। इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ अबव राइट द एगिटेशन ऑफ द पीपल कैन नॉट मूव द सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स अंडर द आर्टिकल 32 ही कैन मूव द हाई कोर्ट। ठीक है, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये देखिए आउटसाइड है फंडामेंटल राइट से, सुप्रीम कोर्ट तो जा ही नहीं सकते हो आप आर्टिकल 32 से, क्योंकि वो 32 में तो ओरिजिनली फंडामेंटल राइट, पर हाई कोर्ट में जा सकते हो, क्योंकि हाई कोर्ट में आप रिट्स जो है वो फंडामेंटल राइट के लिए तो ला ही सकते हो, और अदर लीगल राइट का वॉल्यूशन में तो भी रिट्स ला सकते हो, हाई कोर्ट में आप जा सकते हो। तो हाई कोर्ट की जो रिट्स पावर बड़ी होती है सुप्रीम कोर्ट से, ये आपको याद रखना है। अब आता है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद ये स्टार्ट करेंगे, और हमारे पेज 23 हो चुके हैं। प्रॉमिस है 50 to 60 पेज आज करके सोएंगे, तो यहाँ से हम इसको स्टॉप करते हैं।